गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। घर में मजे में छे, काफी छुट्टी मिल गई तो भाइयों मैं देख रहा हूँ कम भी व्यू आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। कोरोना वायरस जिस तीव्र गति से स्प्रेड हो रहा है उस हिसाब से ध्यान रखना, लंबे समय तक क्लास जा सकती है ऑनलाइन, इसलिए इसका फायदा उठाना शुरू कर दो। टाइम थोड़ा कम मिलेगा। अब धीरे धीरे क्लास भी मैं 40-50 मिनट की करने जा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा कांस्टेंट करना शुरू कर दो। आज आगे बढ़ते हैं। पीछे वाली क्लास में अपन ने टॉपिक पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अर्थ क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी की द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल में प्रत्येक एमएमसी में एक अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन के द्वारा 4 एगमित माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की सीधी परिभाषा क्या करते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम की द्विगुणित माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिवीजन कौन सा भाग ले रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब भी कंप्लीट होता है तो जिस सेल में अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है वो सेल ग्लोबुलर अवस्था में होनी चाहिए। और विभाजन के फलस्वरूप एक सेल से कितनी बनती है? 4 सेल्स बनती है। और प्रत्येक सेल्स किस प्रकार की होती है? एगमित होती है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अर्थ हो गया एक एमएमसी से 4 एगमित माइक्रोस्पोर का निर्माण। इसका मतलब बनने वाली माइक्रोस्पोर की संख्या कितनी होगी? तो माइक्रोस्पोरेंजियम में पाई जाने वाली एमएमसी की संख्या के 4 गुना। कल अपन ने बात की थी 2 प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है नीट के अंदर भी। नंबर फर्स्ट, या तो पर्टिकुलर आपको किसकी संख्या दी जा सकती है? माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या दी जा सकती है, या फिर पर्टिकुलर एंथर में बनने वाले माइक्रोस्पोर की संख्या पूछी जा सकती है, या फिर अपवाद कौन सी फैमिली में? मार्वेस की फैमिली में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अब एक एंथर में अगर माइक्रोस्पोर की संख्या पूछी जाती है तो पहले आपको काउंट करना है उस एंथर के अंदर बनने वाली एमएमसी की संख्या। मान लो कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में एमएमसी की संख्या कितनी है? 7। तो 7 एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। तो कितने माइक्रोस्पोर हो गए? 28। अब ये आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम में पूछकर आपको क्वेश्चन यूं पुट अप कर सकता है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में एमएमसी की संख्या 7 है तो उस एंथर में बनने वाले टोटल माइक्रोस्पोर की संख्या टोटल कितनी होगी? तो आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या कितनी है? 4। एक में कितनी एमएमसी? 7। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में टोटल या एंथर में टोटल एमएमसी की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 × 4 28। तो एमएमसी की संख्या बेटा कितनी आ गई? 28। और 1 से कितने बनते हैं? 4। तो 28 × 4 कितने हो गए? 8 × 32, 8 × 3 = 11, 112। अब यही बात अगर किसके संदर्भ में हो? मार्वेसी के संदर्भ में हो तो मार्वेसी में आप सबको पता है एक एंथर के अंदर 2 लॉब्स होकर एक लॉब्स होता है, और एक लॉब्स होने के कारण एमएमसी की संख्या को 4 गुना लेकर के आपको कितना गुना करना पड़ा? 2 गुना। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा आपके पास 1 एमएमसी से कितने माइक्रोस्पोर बने? 4 माइक्रोस्पोर बने। चारों माइक्रोस्पोर आपस में एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट केलोज नामक पदार्थ से जुड़े रहते हैं। 1 एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने। चारों माइक्रोस्पोर टेपिटम द्वारा स्रावित किए गए केलोज कार्बन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से जुड़े रहते हैं। जुड़े हुए चारों माइक्रोस्पोर को सामान्य रूप से एक शब्द देते हैं चतुष्क या इंग्लिश में टेट्राड। अब टेट्राड का क्या हो गया? 1 एमएमसी से बनने वाले चारों माइक्रोस्पोर आपस में केलोज नामक पदार्थ से जुड़े रहते हैं। जुड़े हुए चारों माइक्रोस्पोर को सामान्य रूप से अपन ने क्या कर दिया? टेट्राड। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पुट किया जा सकता है, किसी एंथर की माइक्रोस्पोरेंजियम में एमएमसी की संख्या कितनी है बेटा? कल्पना करो 7 है। तो उससे बनने वाले चतुष्क की संख्या कितनी होगी? तो 1 एमएमसी से एक चतुष्क बनेगा, तो चतुष्क की संख्या कितनी होगी बेटा? 7। अब अपन ने कहा कि 1 एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए रहते हैं और जुड़े हुए माइक्रोस्पोर को सामान्य रूप से अपन चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। इन टेट्राड को माइक्रोस्पोर के अरेंजमेंट या विन्यास के आधार पर पुनः 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट, टेट्राहेड्रल टेट्राड या हिंदी में चतुष्फलकीय चतुष्क। चतुष्फलकीय चतुष्क या टेट्राहेड्रल चतुष्क का क्या है? 1 एमएमसी से बनने वाले चारों माइक्रोस्पोर इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से या किसी भी तल से देखने पर 4 में से केवल 3 दिखाई देते हैं और एक इनके पीछे रहता है। ऐसे चतुष्क को अपन बेटा क्या कहते हैं? अब ऐसे चतुष्क को अपन क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड, जिसमें 4 में से केवल 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक इनके पीछे रह गया। ऐसे चतुष्क को अपन कहते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क, जो मूल रूप से कौन से प्लांट में था? डाइकोट एंजियोस्पर्म में पाया। दूसरा प्रकार बनता है आइसोबाइलेटरल टेट्राड या समद्विपार्श्विक चतुष्क। इस प्रकार के चतुष्क में चारों माइक्रोस्पोर इस प्रकार से अरेंज होते हैं, विन्यासित होते हैं कि किसी भी तल से देखने पर चारों के चारों माइक्रोस्पोर एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे चतुष्क को अपन कहते हैं आइसोबाइलेटरल चतुष्क। आइसोबाइलेटरल चतुष्क। अब आइसोबाइलेटरल चतुष्क का अर्थ हो गया कि चारों माइक्रोस्पोर इस प्रकार चतुष्क में अरेंज या विन्यासित होते हैं कि किसी भी तरह से देखने पर चारों एक साथ दिखाई देते हैं, तब इसे अपन कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड या समद्विपार्श्विक चतुष्क। ये मूल कैरेक्टर है किसका? मोनोकोट एंजियोस्पर्म। तीसरा प्रकार बनता है डेबुसेट या हिंदी में क्रॉसिक चतुष्क। इस प्रकार के चतुष्क में माइक्रोस्पोर दो के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा अनुप्रस्थ रूप से और एक जोड़ा लंबवत रूप से अरेंज होता है। अनुप्रस्थ रूप से
व्यवस्थित जोड़े के दोनों माइक्रोस्पोर, जबकि लंबवत रूप से व्यवस्थित जोड़े के दो माइक्रोस्पोर में से एक ही माइक्रोस्पोर दिखाई देता है, तो ऐसे चतुष्क को अपन डेकुसेट या क्रोसित चतुष्क कहते हैं, जिसमें अनुप्रस्थ जोड़े के दोनों माइक्रोस्पोर, जबकि लंबवत जोड़े के दोनों माइक्रोस्पोर में से एक माइक्रोस्पोर ही दिखाई देता है, जबकि एक माइक्रोस्पोर पीछे की ओर स्थित रहता है। ऐसे चतुष्क को डेकुसेट या क्रोसित चतुष्क कहते हैं। चौथा प्रकार बनता है बेटा टी सेट टेट्राड या चतुष्क। इस प्रकार के चतुष्क में भी दो दो के जोड़े बनते हैं, जिसमें अनुप्रस्थ जोड़े के दोनों व लंबवत जोड़े के भी दोनों माइक्रोस्पोर एक साथ दिखाई देते हैं, जिसके कारण चतुष्क की आकृति अंग्रेजी की कैपिटल टी लेटर जैसी बन जाती है, इसलिए इसे टी सेट टेट्राड कहते हैं। नंबर 5 रेखिक चतुष्क। रेखिक चतुष्क में चारों माइक्रोस्पोर एक रेखा के रूप में, एक सीधी रेखा के लाइन के रूप में अरेंज होते हैं, तब इसे रेखिक चतुष्क कहते हैं। अब जैसे जैसे माइक्रोस्पोर परिपक्व होता है, परिपक्व होने के लिए आवश्यक पोषण कौन सी कोशिकाओं से मिला? टेपिडम कोशिकाओं से। जैसे जैसे माइक्रोस्पोर परिपक्व होते हैं, तो उसी के साथ साथ टेपिडम कोशिकाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार के एंजाइम, जिसका नाम है केलेज, जो कौन से पदार्थ का? केलोज पदार्थ का अपघटन कर देता है। केलोज पदार्थ का अपघटन करने से चारों माइक्रोस्पोर चतुष्क से पृथक हो जाते हैं। चारों माइक्रोस्पोर चतुष्क से क्या हो जाते हैं बेटा? पृथक हो जाते हैं। बट नोट करने वाला पॉइंट, अपन ने क्या कहा? जैसे जैसे माइक्रोस्पोर परिपक्व या मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे टेपिडम के द्वारा एक विशेष प्रकार के एंजाइम का सीक्रेशन होता है, जिसे अपन केलेज एंजाइम कहते हैं। ये केलेज एंजाइम चतुष्क के केलोज पदार्थ का डिकम्पोजिशन कर देता है। डिकम्पोजिशन करने के कारण चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में, नंबर फर्स्ट पॉइंट याद रखना, कुछ पौधों के अंदर चतुष्क एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे चतुष्क को अपन कहते हैं संयुक्त परागकण या कंपाउंड पॉलन ग्रेन। किसे कह रहे हैं अपन? पॉइंट को एक नंबर वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार से बताता है। कुछ पौधों के अंदर, जैसे टाइफा में, कुछ पौधों के अंदर एक से अधिक चतुष्क आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तब ऐसे चतुष्क को आपस में क्या कहते हैं? संयुक्त परागकण या इंग्लिश में कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है, कुछ पौधों के अंदर, कुछ पौधों के अंदर एक चतुष्क में 4 से अधिक माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु पाए जाते हैं। जब किसी चतुष्क में मोर देन 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट हो, तब इस घटना को कहते हैं
बहुबीजाणुता, या इंग्लिश का वर्ड है बेटा पॉलीस्पोरी। संयुक्त परागण का अर्थ है यदि एक से अधिक चतुष्क आपस में जुड़े रहते हैं तब तो कंपाउंड पोलन ग्रेन या संयुक्त परागण कहते हैं। और पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता का अर्थ है जब किसी चतुष्क में 4 से अधिक माइक्रोस्पोर जुड़े रहते हैं तो इसे पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता कहते हैं। इसी प्रकार याद रखना है केरोट्रोपिस प्रोसिरा यानी कि आग, दूसरे प्लांट है ऑर्किड जिनमें सबसे छोटे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। इन पौधों के अंदर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एक विशेष थैलेनुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं। इस विशेष थैलेनुमा संरचना को परागपिंड या इंग्लिश में कहते हैं पोलिनियम कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर से संबंधित आपके पास 3 वर्ड्स आ गए। संयुक्त परागण, यदि एक से अधिक चतुष्क आपस में जुड़े हुए हैं तो संयुक्त परागण। बहुबीजाणुता का अर्थ क्या हो गया? एक चतुष्क में 4 से अधिक माइक्रोस्पोर का पाया जाना बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी कहलाता है। पोलिनियम का क्या है? ऑर्किड, केरोट्रोपिस जैसे पौधों में पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर आप एक विशेष थैलेनुमा संरचना के अंदर पाते हैं जिसे पोलिनियम या परागपिंड कहते हैं। अब आपके पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बने। माइक्रोस्पोर के साथ एक शब्द अपन दूसरा काम में लेते हैं, बार बार अपनी मैं शब्द काम में लेता आ रहा हूं और वो शब्द है पोलन ग्रेन या परागकण। पोलन ग्रेन या परागकण का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर या लघुबीजाणु। केवल एक छोटा सा अंतर, जब माइक्रोस्पोर चतुष्क के रूप में थे तो इनकी आकृति अंडाकार होती। अब चतुष्क का केलोज पदार्थ जैसे ही केलेज एंजाइम द्वारा अपघटित होता है तो चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और पृथक होते ही प्रत्येक माइक्रोस्पोर अंडाकार आकृति से पूर्णतः क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। और गोलाकार माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन या परागकण कहते हैं। तो पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में केवल कुछ स्ट्रक्चरली शेप में ही अंतर है, बाकी माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन संबंध में कोई अंतर नहीं है। जब माइक्रोस्पोर चतुष्क के रूप में थे तो इनकी आकृति अंडाकार थी और जैसे ही पृथक हुए एक दूसरे से, पृथक होते ही इनकी आकृति अंडाकार से पूर्णतः गोलाकार हो जाती है। और गोलाकार पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं? सॉरी, माइक्रोस्पोर क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन से संबंधित जो अपन अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं पेलिनोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? द स्टडी रिलेटेड टू पोलन ग्रेन नाउन एज ए पेलिनोलॉजी। नाउन एज ए पेलिनोलॉजी। अगला पॉइंट बनता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या पोलन ग्रेन की परागकण की संरचना।
पोलन ग्रेन की संरचना से पहले 3 सबक डायरेक्टली आपको पीछे से निकालने हैं। प्रत्येक पोलन ग्रेन कैसा है स्ट्रक्चर की दृष्टि से, तो अभी आपको पता चला है माइक्रोस्कोप की आकृति अंडाकार थी और अंडाकार से वो किस आकृति का बन गया, गोलाकार। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर में कैसा होता है बेटा, राउंडेड या गोलाकार। दूसरा, पोलन ग्रेन के एक पोलन ग्रेन के निर्माण में कितनी कोशिकाएं भाग लेती है, तो 1 एमएमसी से 4 सेल्स बनती है और वही सेल प्रत्येक सेल आगे जाकर पोलन ग्रेन का निर्माण कर रही है। इसका मतलब प्रत्येक पोलन ग्रेन कैसा हो गया, यूनिसेलुलर। नंबर 3, एमएमसी में 68 विभाजन के द्वारा पोलन ग्रेन का निर्माण हुआ है और जब भी 68 विभाजन होता है तो बनने वाली सेल से डेवलप कौन सी अवस्था में आती है, एन अवस्था में। तो पोलन ग्रेन क्रोमोसोमल पोजीशन में कैसा हो गया, हैप्लॉइड। तो स्ट्रक्चर की दृष्टि से क्या पॉइंट निकल रहा है आप, ईच पोलन ग्रेन इज राउंडेड यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसका प्रोटोप्लाज्म संघन होता है और चारों ओर से 2 आवरण से घिरा हुआ रहता है। अब ये पोलन ग्रेन क्या हो गया, न्यूक्लियस का केंद्र, जिसमें क्रोमोसोम किस अवस्था में आ गए, एन अवस्था में, और ये आ गया संघन कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियस सामूहिक रूप से जीवद्रव्य हो गया। इस जीवद्रव्य को संघन जीवद्रव्य में घेरे में 2 आवरण पाते हैं, जिससे अंदर वाला जो आवरण है उसे अपन कहते हैं इंटाइन। ये आंतरिक आवरण इंटाइन है, वो पहली बात का कैसा होता है, समूह यानी कि चिकना। दूसरा कैरेक्टर कैसा होता है, सॉफ्ट यानी कि मुलायम। एंड तीसरा किसका बना होता है, पेक्टो सेलुलोज का बना होता है, अर्थात पेक्टिन प्लस सेलुलोज का। जबकि बाहर वाले आवरण को क्या कहते हैं, एंजाइम। अब एंजाइम की विशेषता क्या है, एंजाइम को देखने से पता चल रहा है कि समूह के स्थान पर कैसा है, रफ। सोप के स्थान पर कैसा है, हार्ड। और कौन से पदार्थ का बना है, तो टेपिटल में प्रोयूबिस बॉडी के चारों ओर विशेष प्रकार के पदार्थ का जमाव होता है, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। अब ये इसका प्रोटोप्लाज्म, ये हो गया क्या, न्यूक्लियस। तो पोलन ग्रेन, प्रत्येक पोलन ग्रेन राउंडेड यूनिसेलुलर हैप्लॉइड होता है, जिसका संघन जीवद्रव्य 2 आवरण से आंतरिक आवरण को इंटाइन, जो समूह सॉफ्ट और पेक्टोसेलुलोज का बनाता है। एंजाइम भाग बाहरी स्तर एंजाइम भाग आता है, जो रफ हार्ड एंड स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का बना होता है। इस स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का जमाव है वो सतत रूप से न होकर असतत रूप से होता है, जिसके कारण इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों की संख्या सामान्यतः 2 से 3 होती है। प्रत्येक छिद्र को कहते हैं जर्मपोर या जर्मे छिद्र कहते हैं। अब पोलन ग्रेन से संबंधित कुछ विशेष बिंदु। नंबर 1,
नंबर है फर्स्ट, जिन पौधों में परागण कीटों की सहायता से होता है, उन पौधों के पोलन ग्रैंड के एग्जाइम भाग में, उन पौधों के पोलन ग्रैंड के एग्जाइम भाग में तेलीय गंधयुक्त मीठा पदार्थ भरा रहता है। कौन से पौधों में? जिन पौधों के अंदर पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया किसकी सहायता से होती है? कीटों की सहायता से होती है। उन पौधों के पोलन ग्रैंड के एंजाइम भाग की खांच में तेलीय गंधयुक्त मीठा पदार्थ भरा रहता है। इस मीठे गंधयुक्त पदार्थ को पोलन कीट कहते हैं। इस गंधयुक्त मीठे तेलीय पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? पोलन कीट कहते हैं, जिसका कार्य क्या है? नंबर फर्स्ट, पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करना। पॉलिनेशन के लिए कीटों को क्या करना? आकर्षित करना। नंबर टू, साथ में चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने के कारण इंसेक्ट जब इनको खाने के लिए प्रोमोटर मंडराते हैं तो इंसेक्ट के शरीर पर परागकण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, क्योंकि पोलन ग्रैंड कौन सी सेल है? जर्म सेल है, अर्थात जनरेटिव सेल्स है। और जनरेटिव सेल्स आप सबको पता है किस में भाग लेती है? इनहेरिटेंस में भाग लेती है, अवस्थानुगति में भाग लेती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हो गया, ये पोलन कीट पराबैंगनी किरणों से अर्थात अल्ट्रासाउंड रेडिएशन से सुरक्षा करता है। अल्ट्रासाउंड रेडिएशन से सुरक्षा करने के कारण कौन सी प्रोसेस नहीं होगी बेटा? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न नहीं। दूसरा नोट करने वाला पॉइंट, कुछ पौधों के एंजाइम भाग में विशेष प्रकार का प्रोटीन पाता है। ये प्रोटीन कब? नमी के समय इन खांच से कहा जाता है, बाहर आता है। और उस प्रोटीन के संपर्क में आने पर मानव सहित अनेक एनिमल्स में क्या उत्पन्न हो जाती है? एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी एलर्जी को अपन क्या कहते हैं? पोलन एलर्जी कहते हैं, पराग एलर्जी कहते हैं। जैसे अक्सर घरों में अपन देखते हैं मम्मी गेहूं को साफ करती है तो उस गेहूं के साथ एक खरपतवार कांग्रेस घास पाता है, जिसके द्वारा कौन सी एलर्जी उत्पन्न होती है? पोलन एलर्जी। इसीलिए अक्सर गेहूं साफ करते समय छींक आना, नाक बहना जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो कौन सी एलर्जी का उत्पन्न होते हैं? पोलन एलर्जी का। तीसरा नोट करने वाला पॉइंट, पोलन ग्रैंड का एंजाइम भाग है, वो कौन से पदार्थ का बना है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का बना है। और स्पोरोपोलेनिन पदार्थ अब तक का ज्ञात सबसे अधिक जैविक प्रतिरोधी पदार्थ है, जिसके कारण या इस पदार्थ के कारण पोलन ग्रैंड का भौतिक, रासायनिक या जैविक विधि से अपघटन नहीं होता है। और अपघटन नहीं होने के कारण परागकण किसके रूप में संरक्षित होगा? जीवाश्म के रूप में संरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि किसी पदार्थ का यदि अपघटन जितना जल्दी होता है तो वो उसका उस पदार्थ के घट भाग का कभी भी जीवाश्म या कोशिन नहीं बन सकता है। और पदार्थ जितना कठोर होता है उसी के जीवाश्म बनते हैं। अब पोलन ग्रैंड के एंजाइम भाग का निर्माण स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से होता है। स्पोरोपोलेनिन पदार्थ से होने के कारण ये किसके रूप में बेटा? जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो सकता है। ये थे अपने पास इससे संबंधित विशेष पॉइंट।
परागकण से संबंधित विशेष पॉइंट। अब इसके साथ साथ पोलन ग्रेड क्रोमोसोम के पोजीशन में कैसा आएगा? एगुणित अवस्था में है और एगुणित अवस्था आते ही कौन सी विधि स्टार्ट हो जाती है? गेमेटोफाइट जनरेशन। इसलिए पोलन ग्रेड मेल गेमेटोफाइट जनरेशन की प्रथम कोशिका का कार्य करता है। थैंक्स बेटा।